Good morning, students. Today's topic is atomic structure. Atomic structure means एटम बना कैसे होता है, उसके सब एटॉमिकल पार्टिकल्स कैसे हैं या कौन कौन से हैं, इस सब ये जो है सारा कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो है +1 +2 में किया है आपने, वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम बताया किसने था? डाल्टन। साइंटिस्ट थे डाल्टन। उन्होंने बताया कि जो भी हमारे पास मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। कोई भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ एटम। उन्होंने ये सब एटॉमिकल जो पार्टिकल थे उसकी बात नहीं की थी। उनके अकॉर्डिंग बस एटम ही थे जो सबसे छोटे थे और उसके अलावा कुछ नहीं। तब तक सिर्फ एटम की ही डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे धीरे धीरे डिस्कवर होते गए। इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मीज़ॉन, पाई मीज़ॉन, अल्फा, इस टाइप के। लेकिन मेन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज से। कैथोड रेज प्लक्कर साइंटिस्ट थे हमारे पास, जूलियस प्लक्कर जो थे, उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब ली थी जिसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए और हाई वोल्टेज प्रोवाइड की थी। प्रेशर था 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर और 10,000 वोल्ट उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। कि देखा कि ये ग्लो करनी शुरू कर दी, ये ट्यूब जो थी हमारे पास धीरे धीरे ग्लो करनी शुरू होगी। तो था क्या, इस कैथोड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ मूव कर रहा है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जो मूव कर रहा था क्या था? दोज वर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ये किसने प्रूव किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। हुई किसके थ्रू थी? अगर कैथोड रेज की जब डिस्कवरी हुई थी उसके बाद इस पे वर्क किया जे थॉमसन ने, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड रेज के ऊपर वर्क किया और E/m रेशो फाइंड आउट की उसकी, दैट वाज 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर। ठीक है जी, इतनी रेशो आई थी और ये रेशो फिक्स थी। चाहे हम कोई भी गैस ले लें, इसमें किसी भी मैटर जो भी हमने लिए है उससे इंडिपेंडेंट थी ये E/m रेशो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए? इन्होंने E/m रेशो जो फिक्स थी, वाज फिक्स, तो उन्होंने बोला कि कुछ है जो हर एक मैटर में प्रेजेंट है और जो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके थे तो चार्ज क्या आया था? नेगेटिव चार्ज आया है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर कर दिए? जे थॉमसन ने। E/m रेशो फाइंड आउट की थी जे थॉमसन ने। एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 यूनिट्स, जो कूलम्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ द चार्ज। तो अगर मास फाइंड आउट करना है हमने, तो क्या करते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन E/m रेशो वाज 1.76 × 10⁻8। तो ओवरऑल मास कितना आ जाता है? 9.1 × 10⁻31 grams for electron. This is was the mass. उसके बाद थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का। उन्होंने दिया था एक प्लम पुडिंग मॉडल। उनके अकॉर्डिंग ये कुछ राउंड होता है हमारे पास, एटम जो राउंड होते हैं और सारा कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीच बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो ये था एक बड़ा रफ सा आइडिया जो उन्होंने बताया था। लेकिन फिर और धीरे धीरे और डिस्कवरी होती गई ताकि जो एटम पे हम डिटेल स्टडी कर सकें। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, उसके ऊपर एक बीम प्रोवाइड किया अल्फा पार्टिकल का, और उन्होंने फाइंड आउट किया था
और स्क्रीन पे यहाँ पे एक स्क्रीन लगी थी फोटोकेमिकल, और देखा था कि कितने डायरेक्ट यहाँ से पास हो रहे हैं, कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जब वटेवर कितने यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ऐसे राउंड सा कुछ है जिसके सेंटर में हैवी कोई चीज़ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं तो एग्जैक्ट 360 पे जो वापस आते हैं उनकी रेशो कम है, और कुछ ऐसे कुछ एंगल पे स्ट्राइक होते हैं उनकी थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है, मेजॉरिटी क्या है यहाँ से पास हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं और सेंटर में कुछ हैवी पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीशी प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग। और उन्होंने साइज बताया था 10⁻⁻15 मीटर था न्यूक्लियस का, और -10 था हमारा मीटर, दैट वाज फॉर द रेडियस ऑफ दिस एटम। लेकिन ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों है। जैसे सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में ऐसे कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ रोटेट होगी, मूविंग है, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगी, तो अल्टीमेटली, और दूसरा इलेक्ट्रॉन में और दिस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस। लेकिन एटम तो हमारा स्टेबल होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद एक थ्योरी आई थी, प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक थ्योरी डायरेक्ट एटम को डिफाइन नहीं करती, उसके बेस पे बोहर ने मॉडल दिया था एटम का। तो प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी अगर कोई भी बॉडी अब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड क्वांटा, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है जहाँ एमिट होती है, और एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है इसकी 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जाउल पर सेकेंड, जहाँ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट याद रखने हैं इसके क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है जी, तो इस पे बेस था बोहर मॉडल, जिसने बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है फॉर ईच शेल। उसने बताया बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, KLM शेल जहाँ ऑर्बिट्स हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं, ये K शेल, L M दिस आर ऑर्बिट की फॉर्म में घूम रहे हैं, और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड, और इनके पास एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π फिक्स होता है। हर एक सर्कल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये फिक्स होता है। और ये जो शेल्स हैं इनकी एनर्जी भी पर्टिकुलर फिक्स होती है, K शेल की इतनी, L की इतनी, M की इतनी, ये डायरेक्ट नहीं है। सपोज करो K की है 5 यूनिट, L की है 10 यूनिट, M की है 15 यूनिट। हमें 5 किलो जॉउल पे एक शेल मिलेगा, 10 किलो जॉउल पे एक शेल मिलेगा, 15 पे शेल मिलेगा, लेकिन 12 पे कोई भी शेल नहीं मिलेगा। ये फिक्स एनर्जी पे ही पॉसिबल होता है कि ये शेल्स प्रेजेंट हों, जो ऑर्बिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हों। लेकिन बोहर मॉडल जो था कुछ एक्सेप्शन जो थी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा इसने क्या किया था कि मैटर की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन को काउंट किया था, या जो भी है, इसने वेव नेचर ली ही नहीं, वेव नेचर है उसे काउंट नहीं किया। तो कुछ एक्सेप्शन थी। ज़ीमैन इफेक्ट मीन जैसे जब भी स्पेक्ट्रा की लाइन होती हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। स्टार्क इफेक्ट मीन जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो स्प्लिट हो जाती हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर पाते। वेव नेचर एटॉमिक पार्टिकल की, सब एटॉमिक पार्टिकल की क्यों होती है, ये डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद जैसे जैसे मॉडल आते गए तो उसके बाद आया था क्वांटाइजेशन का मॉडल, जो अब हम स्टडी करते हैं, जिसके बेस पे है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एटसेट्रा। ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, यहाँ तक ऑर्बिट्स आए थे, अभी ऑर्बिटल्स की इंट्रोडक्शन होगी। तो
अब यहाँ से हमारा ये चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा। तो डुअल नेचर की बात करें अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जो भी कोई स्मॉल स्केल पे जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जो भी हमारे पास हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे भी हैं, तो उनकी डुअल नेचर होती है। ये किसने किया था? डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था। किसके बाद? आइंस्टाइन के बाद। आइंस्टाइन ने प्रूव किया था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती हैं? यूवी, विजिबल, सारी जो आ जाती हैं, इंफ्रारेड, ये वो सारी किस में आ जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। जैसे कॉस्मिक रेज, CGX, UVI, MR, ये सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव, सारी कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये डुअल नेचर शो करती हैं, पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी होती है। इसी को फॉलो करते हुए डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो भी हैं हमारे पास, उनके पास भी डुअल नेचर होती है। लेकिन हाँ, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, मैक्रो नहीं। जो नेक्ड आई से विजिबल है उनके पास डुअल नेचर नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक में सारे आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी ये सारे क्या हैं? डुअल नेचर शो करते हैं। तो अगर ये डुअल नेचर शो कर रहे हैं, मींस पहले तो यही काम किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो भी हैं हमारे पास वो क्या है? एक पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव करते हैं हम? अगर सपोज करो मेरे पास कोई पार्टिकल है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं ऐसे फेंकूं इस बोर्ड पे तो ये मार्क स्पॉट यहाँ पे बनाएगा। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किसी फोटोकेमिकल स्क्रीन के ऊपर हम फॉल करते हैं तो ऐसे अपना मार्क छोड़ के जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल नेचर है इसका। लेकिन अगर वेव नेचर बताना है हमने, तो वेव्स की क्या होती है? वेव फॉर्म में अगर कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो वो ऐसे जाएगी। अगर वेव है तो उसके पास वेवलेंथ v होगी, लैम्डा। तो लैम्डा क्या है इसकी? जैसे हमारे पास कॉस्मिक रेज हैं, उनकी पर्टिकुलर लैम्डा होती है, यूवी की पर्टिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कितनी है? ये सारा किसने बताया था? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप पहले हम ड्राइव करेंगे। डी ब्रोगली रिलेशनशिप उसने लैम्डा बताया था = H/mv फॉर मैटर वेव्स। मैटर वेव चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे प्रोटॉन की हो, चाहे न्यूट्रॉन की हो, तो अगर जब मूव करते हैं तो उनका लैम्डा कितना होगा? तो कैसे डिराइव करते हैं? ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? तो पहले उन्होंने प्लैंक की थ्योरी ली। प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या थी? एनर्जी = h/nu, राइट। और फिर आइंस्टाइन की, उनके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने क्या दिया था? इक्वेशन E = mc²। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं h/nu = mc²। ठीक है जी। अभी न्यू क्या होता है? न्यू लैम्डा = c। ये भी हमने किया हुआ है, न्यू लैम्डा = c या न्यू = c/λ। ये कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? h × c/λ = mc²। तो कैंसिल क्या हो जाएगा इसमें? एक c के साथ एक ये, तो बचेगा क्या हमारे पास? h/λ = mc और लैम्डा h/mc। ये तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें या लाइट वेव की, जिसमें c फिक्स होता है। अगर मैटर वेव की बात करूं तो हर एक मैटर वेव का अपना वेलोसिटी होता है, तो वहाँ पे c को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? जो पर्टिकुलर मैटर वेव की वेलोसिटी होगी। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? लैम्डा = h/mv। तो यही हमने डिराइव करना था। तो डी ब्रोगली ने क्या दिया था? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों प्रूव किए थे उसके।
और रिलेशन क्या दिया था, उसके लैम्डा को फाइंड आउट करने का रिलेशन दिया था विच वाज h/mv. दिस वाज अवर डी ब्रोगली रिलेशनशिप. और कई बार इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव डी ब्रोगली रिलेशनशिप और डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो बस सिंपल सी हैं, 2-3 स्टेप हैं, तो यही प्रूव करके हमने ये फाइंड आउट करना होता है. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा फॉर मैटर वेव, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज फॉर मैटर वेव, जैसे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन के एटम जब मूव करते हैं तब. देन कम्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन. हमने यहाँ से क्या प्रूव करना है कि बोहर का जो मॉडल था, बोहर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन बताई गई थी, वो वेव नेचर जो डी ब्रोगली ने बताया उससे कोरिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. जैसे डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करेगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वेव, अगर इस साइड में प्रोपोगेट हो रहा है, और उसका लैम्डा कितना था, h/mv. लेकिन इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट तो मूव नहीं करता ना. बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट्स बोलते हैं जिसे. तो यहाँ पे एक कैसे मूव करेगा, वेव की फॉर्म में, ऐसे वेव की फॉर्म मूव करता है इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक. दिस इज आवर वेवलेंथ लैम्डा. ये भी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ, अगेन लैम्डा. ये भी क्या हो जाएगी, लैम्डा, लैम्डा एंड लैम्डा. तो अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस की इसके, तो दैट विल बी इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन टाइम्स लैम्डा, जहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 तक जितना भी है, जहाँ एन टाइम्स लैम्डा. लेकिन सर्कमफ्रेंस क्या होता है, राउंड सर्कल का जैसे कहते हैं, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा. लेकिन लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, h/mv. तो वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, क्या बन जाएगा मेरे पास, n इंटू h/mv इज इक्वल टू 2πr. अगर इसे मैं रीअरेंज कर लूँ, mv को उस साइड ले जाऊँ, mv को इस साइड ले जाऊँ और 2π को इस साइड ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, nh/2π इज इक्वल टू mvr. तो ये क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम. तो बोहर ने यही तो दिया था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π. दिस इज द वैल्यू विच इज क्वांटाइज्ड. दिस इज द फिक्स वैल्यू क्वांटाइज्ड. अगर फर्स्ट सेल है तो n1, सेकंड है तो 2 3 4 एंड सो ऑन. तो हम ये कह सकते हैं कि बोहर के मॉडल में भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ रहा था वेव नेचर का, जिसे प्रूव किसने कर दिया था, डी ब्रोगली ने. तो ये दोनों मॉडल जो हैं आपस में कोरिलेट हो रहे हैं. उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पार्टिकल नेचर का प्रूफ ऑन वेव नेचर का, उसका क्या प्रूफ था. तो पार्टिकल नेचर का तो सिंपल था, एक प्लेट ली जिंक सल्फाइड की थी, जो सेंसिटिव प्लेट होती है फोटोग्राफिकली. तो उस पर अगर इलेक्ट्रॉन बीम हम ऐसे स्ट्राइक करें तो वो अपना मार्क छोड़ के जाती है. ऐसे जैसे ये मार्कर को मैं इस पर स्ट्राइक करूं तो ये अपना मार्क छोड़ के जाएगा. तो जिसके पास भी पार्टिकल नेचर होता है तो वो अपना अपना मार्क छोड़ के ही जाता है. तो इससे तो सिंपल ये प्रूव हो गया था, यस इट इज़ हैविंग पार्टिकल नेचर. लेकिन वेव नेचर किसने प्रूव किया था, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर. उन्होंने प्रूव किया था. उन्होंने क्या लिया था, एक बल्ब लिया था जिसके अंदर टंगस्टन की कॉइल थी. उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकले, जहाँ पे स्लिट लगी थी, उसे उन्होंने फॉल करवाया एक निकल के क्यूब पे. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई थी. ये जो डिफ्रैक्शन आया निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने से इस बीम का, तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया कि जो आया था हमारे पास, ये कुछ इस टाइप का था, एक राउंड ब्लैक, फिर वाइट रिंग, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक और एक वाइट, एक
मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, एक मिनिमा, एक मैक्सिमा। मैक्सिमा पे डार्क हो जाता है, मिनिमा पे क्या है, वाइट हो जाएगा। तो एक रिंग्स की फॉर्म में पैटर्न आना शुरू हो गया। ये रिंग्स सिमिलर थी जैसे कि एक्स रेज में आता है पैटर्न। एक्स रेज में भी इसी टाइप का राउंड सा पैटर्न आता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम। तो एक्स रेज ऑलरेडी प्रूव थी कि इनके पास वेव करैक्टर है। उस टाइम तक ये प्रूव हो चुका था एक्स रेज का वेव नेचर है। सिमिलरली डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका आया, इलेक्ट्रॉन का। सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न था एक्स रेज का एंड इलेक्ट्रॉन का। अगर एक्स रेज में वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन में भी कौन सी नेचर होगी, वेव नेचर। किससे प्रूव होता है, इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है किसने प्रूव किया था, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट से। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव होता है, इसका पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन इज हैविंग पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप, दैट इज lambda is equal to h upon mb, but this is only for microscopic bodies, not for macroscopic bodies। अभी हम ये प्रूव करेंगे। सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो मुझे उसकी वेव का लैम्डा निकालना है। सपोज करो वेलोसिटी मैंने फिक्स की हुई है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो उसका लैम्डा कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। लैम्डा इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻−34 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg इंटू वेलोसिटी कितनी थी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो कैंसिल क्या होगा यहाँ पे, kg के साथ kg, मीटर के साथ 1 मीटर, पर सेकेंड के साथ पर सेकेंड। तो क्या बचा मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 7.28 इंटू 10⁻−10 मीटर्स, और बोल सकती हूँ कि 7.28 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लैम्डा ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच वाज हैविंग वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर यही मैं बात करूँ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, एक मैंने बॉल ले ली है जिसका मास है, मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो आइज को विजिबल हैं, जैसे कि एक बॉल ले ली मैंने जिसका मास है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स मास है और वेलोसिटी 10⁻6, ये फिक्स रखेंगे हम दोनों में सेम। तो उसका लैम्डा कितना आएगा 6.625 इंटू 10⁻−34 अपॉन मास 10 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 kg, this was kg meter square per second into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻38 मीटर्स। अभी दोनों में डिफरेंस देखो, लैम्डा इसका कितना आ रहा है 7.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को फिर भी हम मेजर कर सकते हैं, इसका आ रहा है -38 मीटर। वैल्यू तो आ रही है। सपोज करो मैं एक बॉल ऐसे फेंक रही हूँ तो उसका लैम्डा कितना है -38 मीटर। इस पर तो कोई यूनिट भी नहीं जा रहा, जैसे इसमें एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ऐसे बता रहे हैं। तो ये चीज़ तो मेजरेबल है, ये मेजर होगा, बहुत कम है, -38 है, तो इतना कम है कि ये क्या है, नेग्लिजिबल। तो इसलिए बोलते हैं जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं इतनी वेलोसिटी के साथ वो स्ट्रेट ही मूव करेगी। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंक रहे हैं, वैसे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं फेंक सकते, तो वो ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में मूव करेगा। अगर बॉल है तो डायरेक्ट ही जाएगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि हम ऐसे मेजर भी नहीं कर पाएंगे अप टू -38 मीटर्स। सो सिग्निफिकेंस डी ब्रोगली रिलेशनशिप की किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल एट्सेट्रा। जो आम लाइफ में हम जो विजिबल हैं चीज़ें, उनके ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।